हमने लास्ट टाइम पीएचपी के जो है वो उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको अपने प्रोजेक्ट में चलाना कैसे है, जैम्प के अंदर उसको htdocs में कैसे रखना है, वो सारा हमने सीखा था। और वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो हम ज़रा प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट था कौन सा, मतलब उसका क्या नाम था। अगर आपको भी भूल जाए तो आप भी इसी तरीके से देख सकते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो सी में होता है वो एच टी डॉक्स, जैप के अंदर होता है यहाँ पर, और इसके अंदर एच टी डॉक्स में होता है। और यहाँ पर वो था हमारा प्रोजेक्ट और उसका नाम था पीएचपी क्लास। और पीएचपी क्लास के अंदर एक ही हमने पेज बनाया था इंडेक्स का। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले तरीका ये होता है कि हमने जैम्प ऑन करना होता है। तो मैं ये सर्च में लिख रहा हूँ XAMP जैम्प। ये मैंने अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर आपने ये फर्स्ट टू जो हैं अपाचे, इसको स्टार्ट करना होता है, और माई एसक्यूएल इसको स्टार्ट करना होता है। इन दोनों को स्टार्ट करके आपने इसको मिनिमाइज कर देना होता है। मिनिमाइज करने के बाद आपने आ जाना होता है अपने ब्राउज़र पर। यहाँ लिखना होता है लोकल होस्ट। हाँ, ये देखें ऑलरेडी वो इसको सजेस्ट कर रहा है लोकल होस्ट स्लैश PHP क्लास, जो कि हमारे फोल्डर का नाम है, और उस फोल्डर के अंदर index.php हमारी फाइल है। तो इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट पेज हमने ये बनाया था। और इस पेज को हम अपने VS कोड में भी ओपन करके देख लेते हैं, या PHP स्टॉर्म में ओपन करके देख लेते हैं। वो जिसमें आप इसको ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। मैं आज इसको PHP स्टॉर्म में ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने इसको VS कोड में करके देखा था। तो दोनों भी दोनों सही चलते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो मर्जी इसको चलाना चाहें चला लें। लेकिन जो PHP स्टॉर्म है वो ज़रा अच्छा है, PHP के लिए बनाया ही PHP और लारावेल के लिए गया है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होते हुए, और आपकी लैपटॉप की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो फिर ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, तो आपने इसको परेशान नहीं होना है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद हमने ओपन पर आना है, और यहाँ से हमने अपना वो सिलेक्ट करना है कि कहाँ हमारा वो पड़ा है। सी के अंदर हमारे पास है वो जैम्प में है। अ, इसको बैक कर लेते हैं। यूजर्स, हाँ यहाँ पर। और यहाँ से ये देखें जैम्प, इसको ओपन करते हैं क्लिक करके। यहाँ एरो पर जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स है। एच टी डॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एच टी डॉक के अंदर हमारे पास वो फोल्डर है PHP क्लास का। इसको ऐसे क्लिक करके हमने ओके कर लेना है, तो हमारे पास ये खुल जाएगा। इसको ट्रस्ट प्रोजेक्ट आपने कर देना है, और इसको आपने दिस विंडो में कर लेना है। चाहे तो आप न्यू विंडो भी कर सकते हैं, वो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट भी फिर उसमें फिर खुला रहता है। तो न्यू विंडो में ज़रा आप लोगों के लिए अभी बेहतर है कि न्यू विंडो में ही कर लें। और यहाँ पर index.php इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब इसमें ये हमारी वो फाइल है, और यहाँ पर हमने इसकी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल को हम कैसे चला सकते हैं, कैसे उनका नाम रख सकते हैं। कोई भी हम अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का नाम रखना चाहें 1 2 X, तो ये वेरिएबल का एक वैलिड नाम नहीं है, ये एरर देगा। नंबर से आपका नाम जो है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, और नाम जो है वो होने चाहिए, मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट इसमें है वेरिएबल्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कमेंट्स का है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वो होता है जो हम अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको काफ़ी सारे तरीके हैं। एक जो सिंपल तरीका है वो ये वाला है, डबल कोट डबल स्लैश वाला है। इसके इसके बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो आपकी कमेंट में शुमार होगी। मतलब कि मैं इसको लिख देता हूँ, वेरिएबल्स लिख देता हूँ। तो इस वेरिएबल्स को हमारा जो है वो ये जो सिस्टम है वो रीड नहीं करेगा। जो हमारा ये कंपाइलर होता है जो इस लैंग्वेज को चलाता है, रीड करके हमें उसकी आउटपुट दिखाता है, वो इसको इग्नोर कर देगा। वेरिएबल को इसको वेरिएबल को नहीं, जो कमेंट किया हुआ है उसको इग्नोर कर देगा। हम अपने पूरे कोड को भी इस तरीके से कोड की लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको हटा कर देखना चाहते होते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। उसको हम रिमूव करके देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। मिसाल के तौर पर ये इको नेम लिखा हुआ है, तो इसको मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि पहले हमें हमें ये नज़र कैसे आ रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ, ये देखिए रिफ़्रेश किया है और ये यहाँ पर वसीम 759 लिखा हुआ लास्ट पे आ रहा है, जो कि नेम है मेरा, इको नेम मैंने इसको करवाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ, इस इको वाली लाइन को कमेंट कर दूं। तो ऐसे हमने कमेंट कर देना होता है, स्पेस आगे दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। तो अब ये हमारे पास लिखा हुआ वहां पर नहीं आएगा क्योंकि उसको मैंने कमेंट कर दिया है इको वाली लाइन को। ये देखें वो हट गई है। अब मैं इसको दोबारा अनकमेंट कर सकता हूँ। तो ये कमेंट्स का ये फायदा होता है कि हम अपनी मर्जी से जिसको एक लम्हे लम्हे के लिए या थोड़ी देर के लिए हटाना चाहें वो हटा सकते हैं, और जिसको हम ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते होते हैं। तो ये कमेंट्स का फायदा होता है। आप इसको सिलेक्ट करके सबको ऐसे सिलेक्ट करके और कंट्रोल को दबा के रखना है और स्लैश को दबा देना है, तो ये सारा कमेंट हो जाएगा। अगर आपने इसको हटाना है, कमेंट्स से हटाना है, तो इसको फिर दोबारा से सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल को अब दबा के रखना है और स्लैश को प्रेस कर देना, तो ये दोबारा से अनकमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक फास्ट वे होता है कमेंट्स करने का। वैसे कमेंट करने चाहिए, वो इसलिए कि हमारे कोड में हमें भूल जाता है कि ये हमने जो काम किया था ये, अभी तो ये छोटा सा हमारे पास कोड है ना, 8-20 15-20 लाइनों का। तो ये 2-2 हज़ार लाइनों पर मुश्तमिल एक एक पेज होता है, 3-3 हज़ार लाइनों पर मुश्तमिल एक एक पेज होता है। तो तब हमें भूल जाता है, और प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं। मतलब कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 20-20 लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमें वो प्रोजेक्ट इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमें भूल जाता है कि ये जो हमने काम किया था, ये जो हमने ये कोड लिखा था, मतलब कि ये मैंने लाइन एक लिखी थी तो ये मैंने किस मकसद के लिए लिखी थी। हम फिर साथ कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर छोटा सा हिंट दे देते हैं कि दिस इज फॉर एडिंग, ये इनको ऐड करने के लिए मैंने लिखी थी। अब जब भी मैं अपने कोड को साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं अपने कोड को देखूंगा, तो मुझे ये अंदर ये कमेंट की लाइन भी लिखी हुई नजर आएगी, और वहां पर मैंने हिंट दिया हुआ है अपनी याद दहानी के लिए कि ये मैंने इसको ऐड करने के लिए किया था। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट्स अपने पीएचपी के कोड के अंदर दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब है कि आप ये जो यहाँ पर डाटा यूज करते हैं, ये नंबर हैं, ये वाले जो 1-2 की फॉर्म में है, गिनती है, नंबर हैं। और इसी तरह ये जो डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है। तो इन दो का तो आपको पता है। उसके साथ साथ फ्लोट भी होता है डाटा टाइप, जो इशारिया में होते हैं, पॉइंट में वैल्यूज होती हैं। उसके बाद पीएचपी के अंदर एरे भी होते हैं, ये भी डाटा टाइप है। ये भी आगे हम इसी कोर्स में 1-2 दिन तक पढ़ेंगे कि एरे क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास होता है बूलियन, होता है ट्रू फॉल्स, जिसकी वैल्यू ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। मतलब कि ऐसी कंडीशन जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स होगी, तो उसको बूलियन कहते हैं। तो ये सारी हम चीज़ें डाटा टाइप की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है स्ट्रिंग वाली, वो आज हम थोड़ा सा उसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो किस तरह की होती है। तो स्ट्रिंग आप कीबोर्ड से जो भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर, आपका जो भी लिखा हुआ है, इससे आप जो कुछ भी लिखेंगे डबल कोट या सिंगल कोट में, जो कुछ भी लिखेंगे, ये शर्त है, डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा हुआ होना ही शर्त है। इसमें आप जो जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको ये पीएचपी उसको स्ट्रिंग मानेगी कि ये स्ट्रिंग में लिखा जा रहा है।
डबल कोट या सिंगल कोट में आप अपने कीबोर्ड से जो मर्जी लफ्ज लफ्ज लिख लें, बेशक आप गिनती भी लिख लें जो कि नंबर है, लेकिन अगर आपने उसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा है तो फिर उसको स्ट्रिंग समझा जाएगा। और स्ट्रिंग के काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों को अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए मैं भी ज़बानी ये करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं स्टार्ट में, तो ये बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये जो चीज़ सर को तो ज़बानी आती है, हम कैसे याद रखेंगे। तो मैं इस कोर्स को मैं इस कोर्स को इस तरीके से आपको करवा रहा हूँ कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे भी आप लोगों की तरह फर्ज करें कुछ भी नहीं आता। मतलब कि मैं अगर आपकी पोजीशन पर होता तो मैं किस तरह सोचता, वो सारा मैं आपको इसलिए उस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाए। तो अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के ऊपर कुछ हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन हम लगा सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले के बने बनाए होते हैं। फंक्शंस को भी हम आगे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ होती है। तो आपकी जो ऑनलाइन बुक है ये कोर्सेज करने के लिए, जो सबसे बेस्ट ऑनलाइन बुक है जिसको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी रिकमेंड करते हैं, वो ये W3 स्कूल है। ये W3 स्कूल कोई नॉर्मल सी वेबसाइट नहीं है, इसको काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे प्रोफेसर इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते हुए। और वो कहते हैं, पढ़ाने के बाद वो कहते हैं कि अगर आपको मजीद कुछ इसकी डिटेल चाहिए तो आप W3 स्कूल से उसके बारे में देख लें। लेकिन W3 स्कूल पर भी बहुत सारी, मतलब कि मुकम्मल डिटेल नहीं है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई गई हैं और वो मतलब कि बताना ज़रूरी होती हैं। तो लेकिन काफ़ी अच्छी भी ये बुक है, ऑनलाइन बुक काफ़ी अच्छी है ये। तो स्ट्रिंग के ऊपर काफ़ी सारे फंक्शंस अप्लाई होते हैं। तो W3 स्कूल के अंदर यहाँ पर ये देखें, ये मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे हुए हैं कि आप स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप लोगों को इनको ज़बानी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे जो पहला फंक्शन है वो स्ट्रिंग लेंथ का है, STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ है। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये इसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग दें, ये उसकी लंबाई मतलब कि उसकी लेंथ हमें मालूम करके दे देता है। यहाँ पर अगर हम इको करवा लें नेम की बजाय, या नेम के नीचे हम एक BR इको करवा लेते हैं ताकि वो उसके नीचे प्रिंट हो। ये BR यहाँ पर ऊपर से मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ STR, ये देखें स्ट्रिंग, और ये काफ़ी सारी आगे उसने सजेशन में दे दिया है। तो मुझे चाहिए स्ट्रिंग अंडरस्कोर लेंथ। स्ट्रिंग अंडरस्कोर लेंथ नहीं होती, इस तरह की होती है स्ट्रिंग STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। तो ये सजेशन जो आपको ये PHP स्ट्रॉम देता है, ये W3 स्कूल, ये जो है W3 स्कूल कह रहा हूँ, ये जो VS कोड है वो सजेशन आपको इस तरह की नहीं देगा। तो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखनी है, कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। दिस इज माई STR स्ट्रिंग, ये मेरी स्ट्रिंग है, दिस इज माई स्ट्रिंग मैंने लिख दिया है उसके अंदर। और इसने क्या करना है, इसने इसकी लेंथ को इको करवाना है, इसकी लेंथ को। स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो हमें इसकी लेंथ रिटर्न करता है, जो जवाब में हमें इसकी लेंथ देता है। हमने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को बुलाया है और उससे कहा है कि भाई स्ट्रिंग लेंथ, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, मुझे इसकी लेंथ बता दो। तो इसने इसकी लेंथ बता देनी है, और वो लेंथ मैं इसको इको करवा देता हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो गिन लेते हैं कि जी इसकी कितनी लेंथ है। ये इसको 0 से गिनना स्टार्ट करता है, बल्कि 1 से गिनना स्टार्ट करता है। जब इंडेक्सिंग करता है तो फिर वो 0 से करता है। तो ये इसका पहला वर्ड है 1 2 3 4 5, स्पेसेस भी काउंट होंगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 करेक्टर हैं इसमें। तो इसकी जो लेंथ है वो 14 होनी चाहिए, और अंदर ये स्पेसेस भी काउंट करेगा। तो इसको अगर आप VS कोड के ऊपर कर रहे हो तो इसको बार बार सेव करना पड़ता है, लेकिन PHP स्ट्रॉम के ऊपर आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक जो भी आप लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है। तो हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं, ये टैब है हमारी, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें 14, ये जो स्ट्रिंग लेंथ है वो उसने 14 इसको
हमें दे दिया है 14 है। अच्छा, स्ट्रिंग लेंथ का एक तो इस तरीके से आप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अंदर स्ट्रिंग की बजाय एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, यहाँ पर आप वेरिएबल की शक्ल में भी इसको दे सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि ये देखें, मैं इसको अंदर वाली स्ट्रिंग को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स के साथ अंदर से मैंने इसको काट लिया है, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेता हूँ डॉलर। डॉलर के साथ आपने वेरिएबल का नाम रखना होता है, और इसका नाम मैं str ही रख देता हूँ, इज इक्वल टू ये, और आगे सेमी कॉलन। मैंने कहा है कि एक एक वेरिएबल है str जो कि इस स्ट्रिंग के बराबर है, एक वेरिएबल है str जो कि इस स्ट्रिंग के बराबर है। और अब मैंने स्ट्रिंग लेंथ को ये वाला जो है ये वेरिएबल पास कर देता हूँ इसको। और अब यहाँ पर आपने इसको डबल कोट अंदर नहीं डालने, इसको वैसे ही डॉलर str आपने लिख देना है, डॉलर str। क्योंकि वेरिएबल को कभी भी आप लोग सिंगल या डबल कोट में, आमतौर पर सिंगल कोट में तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, अगर इको करवाना हो तो फिर डबल कोट में आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जब इसको देना है तो फिर आपने इसको बगैर सिंगल या डबल कोट के देना है। वेरिएबल को आप ये प्रैक्टिस रख लें कि वेरिएबल को आपने कभी भी सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखना है। तो अब स्ट्रिंग में यहाँ से एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जो कि मैं इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और इस फंक्शन को जो कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है इसको मैं वो वेरिएबल दे रहा हूँ, और फिर इसको कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग लेंथ मुझे इसकी लेंथ मालूम करके दे दो। तो स्ट्रिंग लेंथ का काम ही यही होता है कि जो इसको स्ट्रिंग मिलती है, बेशक वो खाली स्ट्रिंग हो या वेरिएबल की शक्ल में हो, ये उसकी लेंथ मालूम करके दे देता है। तो अब भी इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए? 14 ही होनी चाहिए। ये देखें, मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब भी ये 14 ही है। अगर मैं इसके साथ एक अल्फ़ाबेट और लिख दूं, मैं इसके साथ अगर 1 लगा देता हूँ, तो अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जानी चाहिए? वो 15 हो जानी चाहिए। ये देखें 15 हो गई है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, आप यहाँ W3 स्कूल से उसको एक एक को देख सकते हैं। और इसकी जिस तरह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने कोड में, यहाँ से बेशक मैं इसको देख रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस इसकी मैं अपने कोड में कर रहा हूँ। तो आपने जब असाइनमेंट बनानी है आपने भी इसकी प्रैक्टिस अपने कोड में ही करनी है। आपने यहाँ से ऐसे सारे का सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना कि सारा इधर से उठाया और अपने कोड में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर आपको इसका फायदा नहीं होगा। आपने सिर्फ यहाँ से फंक्शन को देख सकते हैं कि अच्छा फंक्शन इस तरीके का है। जैसे कि ये देखें, ये एक स्ट्रिंग वर्ड काउंट का फंक्शन है। तो इसको मैं यहाँ से, आप इसको बेशक कॉपी कर लें, इसको एज इट स्ट्रिंग वर्ड काउंट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको अपने कोड में लेकर आऊँगा। और ये क्या करेगा भला? जिस जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इको इको, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग वर्ड काउंट। जैसे कि इसके नाम का ही जाहिर है कि ये लफ्ज काउंट करेगा। स्ट्रिंग के अंदर जो लफ्ज हैं, जैसे कि ये दिस एक लफ्ज है, इज एक लफ्ज है, माई एक लफ्ज है, str1 एक लफ्ज है, तो ये लफ्जों को काउंट करेगा। और इसको जो भी स्ट्रिंग देंगे ये उसके लफ्ज काउंट करके हमें दे देगा। मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग इसमें दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखिए, ये साथ बता भी रहा है कि ये इसको आपने जो यहाँ पर देना है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग मैंने इसको दी है, और इसके लफ्ज 1 2 3 4 इसके लफ्ज हैं, तो इसको 4 इको करवाना चाहिए। स्ट्रिंग वर्ड काउंट का जो जवाब है वो 4 आना चाहिए। तो अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा अपने कोड को। यहाँ से ये रहा हमारा कोड, ये, और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और ये देखें ये 4 उसके साथ ही आ गया क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं लगाई है। तो लाइन ब्रेक लगा लेते हैं, ऊपर वाली ही कॉपी करके इस BR के टैग को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इसको मैं अब रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें ये 4 आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फंक्शन वर्ड्स को काउंट करता है। अच्छा, इसको सिर्फ इको करवाने की बजाय आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे
इस पूरे को यहाँ से मैं उठाता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ माई। उसका नाम मैं या कोई भी एम रख देता हूँ उसका नाम में, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहां से कट किया था। अब ये स्ट्रिंग वर्ड काउंट और ये वर्ड्स काउंट करेगा और उसका जो जवाब है उसका जवाब है 4 है। इस पूरी लाइन का जवाब कितना है? 4 है। उस 4 को ये इस एम वेरिएबल में स्टोर करवा देगा और मैं अब इस एम को प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर डबल कोट में करवाना है तो फिर मैं साथ ही कुछ स्ट्रिंग लिख भी सकता हूँ। वर्ड्स या टोटल वर्ड्स, TOTAL टोटल, ORDS वर्ड्स, और टोटल वर्ड्स कितने हैं? $M जितने हैं, $M। इसको मैं कंट्रोल मैंने ऊपर से कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टोटल वर्ड्स आर $M, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हैं? M जितने हैं, और M के अंदर कितनी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये देखें रिफ्रेश किया और उसने बता दिया टोटल वर्ड्स आर 4, टोटल वर्ड्स 4 हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं, एक दो फंक्शन हम मजीद देख लेते हैं। बाकी आपने सारे फंक्शंस की इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाई है, आपने भी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और फंक्शन हम मजीद देख लेते हैं कौन कौन से हैं, काफ़ी सारे हैं। आप ये देखें स्ट्रिंग रिवर्स के है तो ये स्ट्रिंग को ऐसे उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, और ये आउटपुट ये देखें DWROW इस तरह की होगी। और उसके बाद स्ट्रिंग पोजीशन का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग पोजीशन का। ये हमें हम इसको जिस चीज़ की पोजीशन मालूम करना चाहें वो पोजीशन मालूम कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने इस फंक्शन को मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं होते हैं। मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, मुझे अपने कोड में जहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा से, मुझे पता होता है कि वो फंक्शन इस तरह का है तो मैं गूगल करता हूँ कि इस तरह का फंक्शन कौन सा होता है, मतलब कि स्ट्रिंग की पोजीशन मालूम करने वाला फंक्शन का ना कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ स्ट्रिंग पोजीशन इन PHP, इस तरह का लिखेंगे तो फौरन आपके सामने ये फंक्शन की एग्जांपल या W3 स्कूल की या स्टैक ओवरफ्लो की वो खुल के आ जाएगी। तो इको करवाते हैं हम स्मॉल में, वैसे कैपिटल में भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्ट्रिंग पोजीशन ये हमें मालूम करके देता है, ये हमें उसका इंडेक्स देता है कि कौन से नंबर पर है, और इंडेक्स को कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। आगे ब्रैकेटें लगानी होती हैं क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के आगे हमेशा ये जो है करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें इसको देनी है, आपने पहले इसको देना है स्ट्रिंग, मैं यही वाली स्ट्रिंग दूंगा यहाँ से कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा। पहली आपने इसको स्ट्रिंग देनी है, और जो दूसरे नंबर पर आपने देनी है वहां पर आपने इसको वो वाला वर्ड देना है जिसकी आप पोजीशन मालूम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं माई की पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ कि माई कौन से नंबर पर है और इंडेक्स कौन से इंडेक्स पर है। तो ये इसको हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्स को, तो ये यहाँ से इसको काउंट करना स्टार्ट करेगा 0 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करेगा 5 6 7 और 8, ये है जी 8th पोजीशन पर। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई 8th पोजीशन पर है, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि वो हमारे ऊपर वाले कोड के साथ मिक्स ना हो। यहाँ पर मैंने BR का एक टैग लगा लिया है। अब हम इसको अपने कोड को रिफ्रेश वहाँ पर करके देखते हैं। ये हमारा वो टैब है, इसको ये देखें रिफ्रेश किया और ये देखें 8, उसने इंडेक्स बताया है कि 8वीं पोजीशन पर है हमारा ये माई वाला वर्ड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग भी हो तो उसके अंदर से हम पोजीशन मालूम कर लेते हैं। दिस इज माई स्ट्रिंग वसीम, और आगे मैं और एक लिख देता हूँ एंड माई नेम इज वसीम। ये मैंने एक बगैर कोई एक स्ट्रिंग लिखी है, वैसे ही इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब इसमें मैं वसीम की पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ कि इस लाइन के अंदर वसीम कौन से
नंबर पर है। तो अब इसमें दो हैं, एक ये वसीम है और एक ये वसीम है। तो ये हमें स्ट्रिंग पोजीशन वाला फंक्शन हमें हमेशा पहले वाले की पोजीशन मालूम करके देता है। तो माई 8वें नंबर पर था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये वसीम तकरीबन 16 पर होना चाहिए, मैंने रैंडमली ही गिना है। और ये देखें 16 पोजीशन पर वसीम है। और ये अगर आपके मल्टीपल उसमें है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले को देगा, सेकंड वाले को नहीं है। किसको दिया है इसने, इसकी पोजीशन को दी है। तो ये स्ट्रिंग पोजीशन जो है, स्ट्रिंग STRPOS स्ट्रिंग पोजीशन इसको कहते हैं। तो ये हमें पोजीशन मालूम करके देता है। आप इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा में ये ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी स्ट्रिंग्स को वेरिएबल में लिखने की चाहते होते हैं। तो मैं इसी ऊपर वाली स्ट्रिंग में ही इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर STR में ही, और कंट्रोल V किया, ये एक स्ट्रिंग मेरे पास बांध गई। और इसको मैं अब यहाँ पर डॉलर क्या दूंगा, जो उस वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग डाली है, ये वाली, ये स्ट्रिंग मैंने जिस वेरिएबल के अंदर डाली है, STR के अंदर डाली है, $STR स्ट्रिंग। तो वेरिएबल पहला दिया, और दूसरा आप चाहें तो ये भी वेरिएबल की शक्ल में भी दे सकते हैं। वेरिएबल की शक्ल में देने के लिए आपको डबल कोट या सिंगल कोट फिर नहीं लगाने होंगे। इसको आप किसी वेरिएबल में रखेंगे और फिर उसको यहाँ पर यूज करेंगे। अगर नहीं तो फिर आपको इस तरीके से भी इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब भी इसकी जो है वो 16 ही आएगा। आप चाहें तो नीचे वाले इसको भी वेरिएबल में डाल लें किसी में, और यहाँ पर वेरिएबल लिख लेना। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर नेम इज इक्वल टू, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, और सेमीकोलन, हर लाइन के बाद सेमीकोलन होना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम इसको देंगे $NAME नेम। अब ये क्या होगा ये सेम वही जो हमने पहले किया था, कि पहले सारी स्ट्रिंग यहाँ पर दे दी थी और आगे नाम भी हमने सारा वो दे दिया था। अब दोनों वेरिएबल्स की शक्ल में है, और ये अब भी बिल्कुल वही जवाब देगा जो इसने पहले दिया था। अब ये स्ट्रिंग STR ये वाली स्ट्रिंग है, और जो डॉलर नेम है वो ये नेम है वसीम। तो ये इस स्ट्रिंग में से वसीम की पोजीशन मालूम करके उसका इंडेक्स देगा, 0 से गिनना स्टार्ट करेगा, और जिस पॉइंट पर वो आता है वो वाली इंडेक्स की वैल्यू हमें देगा कि ये फलां पोजीशन पर है। तो इसको रिफ्रेश किया, और ये देखें अभी भी इसका जवाब 16 ही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रिंग पोजीशन वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और भी स्ट्रिंग के काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हैं। ये स्ट्रिंग रिप्लेस है, ये सेम उसी तरीके से है जिस तरह हमने वो पहले स्ट्रिंग पोजीशन वाला मालूम किया है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। रिप्लेस ये हमें क्या करता है, इसमें हमने तीन चीज़ें देनी होती है। एक तो हमने स्ट्रिंग देना होता है, फिर हमने पहले नंबर पर हमने वो चीज़ देनी होती है जिसको हम जिसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पर हमने वो देनी होती है कि जो हम उसके रिप्लेस में डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हेलो वर्ड है ना, तो हेलो वर्ड में से मैं वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ, डॉली के साथ। तो इसको हम अपने कोड में ज़रा करके देखते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है ये, और इसको मैं इको ही करवाऊंगा अभी। इको ये स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन, और आगे सेमीकोलन लगाने होते हैं। आपने सबसे पहले आपने वो वर्ड देना है जो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जो आप किसी और की जगह पर लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब इसमें वसीम है ना, तो मैं वसीम की जगह पर, या इसमें ये STR है, मैं STR की जगह पर, मुझे महसूस हुआ है कि ये मैंने गलत लिख दिया है, मैं स्ट्रिंग ही लगाना चाहता हूँ पूरा STRING स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, और आगे कॉमा। अब कॉमे के बाद हमने ये देखें, ये हम गलत लिख रहे हैं, ये सजेशन दे रहा है कि ये सर्च करेगा इसको और उसको रिप्लेस इसके साथ करेगा STR1। और यहाँ पर दूसरे जो तीसरी नंबर पर हमने लिखना होता है वो सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कि पूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर आप इसको
देखना चाहते हैं। तो ये डबल कोट के बगैर अंदरूनी हिस्सा जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी किया है और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए, ये रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस होने के बाद उसका जवाब भी हमें ये आउटपुट करके दे देगा, उसको इको करवा के दे देगा। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हाँ, BRB हमने नहीं लगाया और इसने इसको रिप्लेस नहीं किया क्योंकि मैंने ये उलट लिख दिया है। और ये मुझे सजेशन भी दे रहा था, ये देखो ये कह रहा है कि ये सर्च करेगा स्ट्रिंग के अंदर, उसको ढूंढेगा, किसको ढूंढना चाहिए, ये STR1 को ढूंढना चाहिए। इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ और यहाँ पर पीछे कॉमा लगा कर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ये देखें अब, सर्च STR1 के इस स्ट्रिंग में से STR1 को ढूंढो और रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग के साथ, STRING स्ट्रिंग के साथ, ये दो कॉमे हो गए। और किस में से आगे तीसरे नंबर पर हमने वो चीज़ देनी होती है जिसके अंदर हम ये सारा काम करना चाहते हैं। और हमने इसमें BR का टैग भी नहीं लगाया था, इसलिए वो 16 के साथ ही आ रहा है। तो मैंने इसको कॉपी के ऊपर से और नीचे यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखें ज़रा, ये ये काम, ये STR1 की जगह अब इसने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग कर दिया है। तो ये देखिए PHP स्टॉर्म का ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको वो कोई चीज़ नहीं भी आती, अगर भूली हुई है या गलत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको सजेस्ट करता है कि भाई इस तरीके से आपने करना है। तो ये देखें सर्च, उसने जो हल्का सा सर्च लिखा था, इसी से मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर मैंने वो चीज़ लिखनी है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर, अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैंने वो चीज़ लिखनी है जिसके साथ मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं इस एस टी आर वन को स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो ये इन तीनों को हम वेरिएबल्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वेरिएबल की शक्ल में जब लिखेंगे तो फिर आपने ये डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगानी है, आपने जस्ट कॉमाज अंदर वाले कॉमे लगाकर वेरिएबल की शक्ल में लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरी को मैं यहाँ से हटा कर यहाँ पर हमारा जो ये वेरिएबल कौन से वेरिएबल के अंदर पड़ी है, STR के अंदर पड़ी है, $STR के अंदर पड़ी है। ये देखिए ये इस STR के अंदर पड़ी है, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो अब भी इसका जवाब सेम टू सेम वो ही आएगा। ये देखें, अब अभी भी इसको मैंने रिफ्रेश किया है, ये देखें अभी भी रिफ्रेश किया और इसका जवाब वही है। तो ये बाकी दो जो हैं, बाकी दो को भी आप वेरिएबल की शक्ल में भी लिख सकते हैं, मतलब कि इनको किसी वेरिएबल के अंदर डालकर वो वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आपने खुद करना है।